G20 समिट की बैठकों के साथ करते हैं जो रामनगर में चल रही है। और इस समिट में हिस्सा लेने के लिए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। जाहिर है उत्तराखंड के लिए ये पल बेहद खास है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये पल बेहद खास है। G20 समिट में शामिल होने के लिए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंचे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों का पहाड़ी अंदाज में स्वागत हुआ। इस दौरान कलाकारों ने मेहमानों के स्वागत में छलिया नृत्य पेश किया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए ये महिलाएं हाथ में पोस्टर लिए खड़ी दिखाई दी। मेहमानों की आवभगत के लिए सड़क किनारे लोग खड़े हैं। नजारा ऐसा मानो उत्तराखंड में कोई उत्सव चल रहा हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये पल उत्तराखंड के लिए यादगार रहेगा। सीएम ने कहा कि ये सम्मेलन उत्तराखंड को नई दिशा देगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है। और पहली बैठक रामनगर में हो रही है जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें से 18 प्रतिनिधि भारत से हैं, जबकि रसिया से 4, नाइजीरिया से 1, फ्रांस से 2, इटली से 2 डेलीगेट्स आए हुए हैं, जबकि USA से 2, कोरिया से 1, UK से 5 प्रतिनिधि शामिल हैं। उधर जापान से 1, स्पेन से 1, साउथ अफ्रीका से 4, ऑस्ट्रेलिया से 1, नीदरलैंड से 1 और कनाडा से 2 डेलीगेट्स आए हुए हैं। सऊदी अरब से 3, ब्राजील से 1, चाइना से 2 प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जबकि यूरोपियन संघ के 3 सदस्य भी रामनगर पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड में पहला कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। सरकार मांग रही है कि इससे उत्तराखंड के बारे में विदेश तक पहचान बनेगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। स्थानीय लोगों को पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को इसके बाबत निर्देश दे दिए हैं। यात्रा की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने, और ये कहा जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत चारधाम यात्रा के लिए नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। यात्रा की समीक्षा बैठक उन्होंने ली और इस दौरान ये निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। और इसी बीच में ये खबर कि जो स्थानीय लोग हैं उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है और शासन को इसके बाबत निर्देश भी दे दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक की है, जिसमें सीएम धामी ने पंजीकरण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यात्रा को लेकर जहां अब तक 7 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वहीं सरकार की ओर से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी गई, जिसमें अब स्थानीय लोगों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं
वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। दरअसल जोशीमठ में जमीन धंसने की खबर आने के बाद सरकार ने हाल ही में 4 धाम जाने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या निश्चित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें तीर्थ स्थलों पर कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति दी है। इसके लिए सभी यात्रियों के लिए यात्रा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब पंजीकरण व्यवस्था से स्थानीय लोगों को राहत दे दी गई है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने पर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार का ये फैसला चारधाम से पुरोहितों के हित में लिया गया फैसला है। हम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की पहल पर उत्तराखंड से जो जितने भी तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधि से जुड़े लोग हैं, वे पिछले काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे। और हमारे संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी चारों धामों में, और इसके अलावा जो है पंजीकरण की जो अनिवार्यता थी उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया था। तो हम लोग पिछले लंबे समय से इन 2 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन के इस बीच हम कई बार मुख्यमंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, और इसी संदर्भ में हमने सोमवार को भी मुख्यमंत्री जी और पर्यटन सचिव से मिलकर के अपनी बात दोहराई थी। तो सरकार के इस फैसले से पुरोहित भी खुश दिखाई दे रहे हैं, सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर और बातचीत के लिए और जानकारियों के साथ जुड़ चुके विनोद, देहरादून से सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब धामी सरकार ने जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया, उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, ये फैसला लिया है। मुख्य मकसद क्या है इसके पीछे का, क्योंकि इससे पुरोहित भी खुश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, पहले राज्य सरकार की ओर से सभी बंदिशें रखी गई थी और पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और कल एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई थी, जिसमें साफ तौर पर जो जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके पंजीकरण पर छूट राज्य सरकार ने दी है, यानी जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पंजीकरण नहीं कराना होगा, लेकिन जो बाहरी राज्यों से या अलग जगहों से श्रद्धालु उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आएंगे उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसको लेकर राज्य सरकार ने ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। लेकिन आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत दीपा होगी, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, PWD हो या खाद्य आपूर्ति विभाग, तमाम ऐसे ये विभाग हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान इनकी सेवा रहती है, उनको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। खासतौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डिपार्टमेंट है तो स्वास्थ्य विभाग है, क्योंकि जो पिछली चारधाम यात्रा रही है उसमें काफ़ी जानें गई हैं। तो उसको देखते हुए करीब 20 जो MRP है यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट अलग अलग 1-1 किलोमीटर के दायरे में बनेंगी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तैनात होंगे। 1-1 किलोमीटर पे मेडिकल कैंप बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों और जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कतें ना हो। और इसके अलावा जितने भी बाहरी राज्यों से लोग आएंगे उनको पंजीकरण तो अनिवार्य होगा ही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछली जो स्थिति चारधाम यात्रा की रही है, खासकर जो बाहरी लोग आएंगे उनको पंजीकरण करवाना ही होगा, और जो स्थानीय लोग हैं उनको जरूरत नहीं है, वो नहीं कराएंगे पंजीकरण। ये फैसला सरकार ने लिया है। विनोद अब रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर भाजपा संगठन का बयान भी सामने आ गया। भाजपा संगठन का कहना यह है कि अगर किसी की संपत्ति से जुड़ा विवाद है तो उसकी जांच के लिए सरकारी संस्थाएं हैं, और साथ ही भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि इसके पीछे साजिश की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से अगर जो अर्निंग होती है तो उसके वो टैक्स पेयर करता है, इनकम टैक्स है, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनमें वो चीज़ें जाती हैं। ये उनका व्यक्तिगत भार है वो कि कैसे चीज़ें आई हैं, ये आपके संज्ञान से हमारे नॉलेज में भी आया है। निश्चित रूप से इस पर मेयर साहब भी स्पष्ट कर पाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सारी साजिशें जिस प्रकार से चल रही हैं।
तो सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर सियासत खूब हो रही है। इसी पर और जानकारियों के साथ विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, संपत्ति को लेकर एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ सियासत भी लगातार हो रही है। हालांकि संगठन गामा के समर्थन में उतर आई है और ये कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है उनके खिलाफ। विनोद, बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है और जिस लिहाज से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है उसमें बिल्कुल सियासत शुरू हो गई है। और देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा। जब वो शहर के मेयर बने थे तो करीब उन्होंने अपनी संपत्ति 2 करोड़ की दर्शाई थी, लेकिन अब वो बढ़कर 50 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। यानी करीब 4.5 साल हुए हैं और 4.5 सालों में सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ ये खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है। उसकी सूचना के अधिकार में ये जानकारी मिली है, जिसमें करीब 10 गुना संपत्ति सुनील उनियाल गामा की में बढ़ोतरी हुई है। चाहे कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, भवन हो या तमाम अन्य प्रकार की जो संपत्ति है उसमें उन्होंने अर्जित की है। और साथ ही साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी ये मांग की है कि सुनील उनियाल गामा की विजिलेंस जांच हो कि आखिरकार इतनी संपत्ति उनके पास में किस तरह से आई है। हालांकि अगर पूर्व के जितने भी मेयर अब तक देहरादून में रहे हैं, चाहे भाजपा के हो या फिर अन्य हो, उनकी संपत्ति अब तक इतनी नहीं रही है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब सत्ता में त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे उसी दौरान मेयर के पद पर सुनील उनियाल गामा की भी ताजपोशी हुई थी। तो त्रिवेंद्र के खासम खास व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से संपत्ति में एकदम बढ़ोतरी हुई है, यानी पिछले 4.5 साल में सुनील उनियाल गामा की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, उसको लेकर कांग्रेस हो भाजपा हो आपस में बिल्कुल सियासत जारी है। भाजपा बिल्कुल सुनील उनियाल गामा के पक्ष में है और साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि इतनी संपत्ति आखिरकार किस तरह से उन्होंने अर्जित की है उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में इस तरह की देखी है कि जब उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग भी थे या कुछ अधिकारी थे जिन पर आय से अधिक संपत्ति देखने को मिली, उन पर सरकार ने जांच कराई। तो आखिरकार कांग्रेस इसी बात को कह रही है। सवाल इसी को लेकर, सियासत भी इसी को लेकर कि अचानक से गामा की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, अब मेयर सुनील गामा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला के आय से अधिक संपत्ति मामले में भाजपा पर कांग्रेस ने निशाना साधा, मेयर पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन भाजपा मौन है। करण महरा ये कह रहे हैं गामा को परिवार के नाम खरीदी गई संपत्तियों का ब्यौरा देना ही चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि मेयर पर गंभीर आरोप है लेकिन भाजपा मौन है। आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हुआ उसके हिसाब से गामा जी की संपत्ति आय से ज़्यादा है और जो उनकी संपत्ति कुल दिखाई गई थी चुनाव के वक्त उससे ऑन पेपर 10 गुना ज़्यादा वो संपत्ति हो गई है। और गामा जी को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। और जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई हैं, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के का जो मुख्यालय है वहाँ के जो मेयर है उनके द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस उसके बाद अपना पक्ष रखेगी। रामनगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। 59 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। शाम को 4 बजे विदेशी मेहमानों से मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट में शामिल होने के लिए 17 देशों के डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। रामनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। 59 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना है। शाम को 4 बजे विदेशी मेहमानों से भी मुलाकात होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की। रामनगर में G20 समिट चल रही है, मगर G20 समिट को लेकर खालिस्तानी अलगाववादियों ने धमकी दी थी। इस लिहाज से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी है। G20 सम्मेलन को लेकर प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक कॉल प्री रिकॉर्डेड बताई जा रही है, जिसमें खुद को गुरपतवंत सिंह पन्नू बताकर धमकी दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि G20 में पहुंचने वाले डेलीगेशन रामनगर खालिस्तान का हिस्सा है, ये कोई भारत का हिस्सा नहीं है। उधर धमकी मिलने के बाद ये पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जगह जगह पर डॉग्स स्क्वाड की टीम के साथ STF की टीम को तैनात किया गया है।
जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का ग्रुप पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों का प्राप्त हुआ है। एसटीएफ जो है इसमें जांच कर रही है। अब ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ्ड नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है एसटीएफ अभी कर रही है। वहीं इस मामले पर सीएम धामी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस समिट को लेकर कोई समस्या नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से ये जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बैठकें G20 की दी है और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSC लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा। हालांकि इससे पहले सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बीते 15 मार्च को अमृतसर में हुए G20 सम्मेलन को लेकर भी इसी तरह की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना और H3N2 वायरस का अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रुड़की में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही अप्रैल महीने में सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर फिर से मॉक ड्रिल करवाने की बात कही है, जिसको लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। दूसरी डोज हमारे यहाँ लगभग 32% लोगों पे लग चुकी है और कोरोना में अगर कोई भी केस आता है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और अभी हम अप्रैल के महीने में सभी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं और एहतियात के रूप में जो है एक गाइडलाइन भी देने वाले। जो हमारा हॉस्पिटल रुड़की का है अभी एक हफ्ते में 350 डॉक्टरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं और हर हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर हम भेजने वाले हैं। जोशीमठ के मोल्टा गांव में आजादी के बाद पहली बार बस पहुंची है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। अभी ये बस ट्रायल के तौर पर जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सलूर से मोल्टा करीब 14 किलोमीटर सड़क 2018 में स्वीकृत हो गई थी। अभी पहले फेज में सड़क का कटिंग का काम चल रहा है। बस यहां पर पहली बार पहुंची, खुशी से लोग मिठाई बांटते हुए दिखाई दिए। मोल्टा गांव में आजादी के बाद ये पहली मर्तबा है जब बस यहाँ के लोगों ने अपने गांव में बस को आते हुए देखा। अभी ट्रायल के तौर पर यहाँ पर बस चल रही है, ये जानकारी है। 2018 में सड़क को स्वीकृत किया गया और ग्रामीणों ने बस को देख करके खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। जोशीमठ का मोल्टा गांव बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।